सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला पार्लिमानी, अदालती और इंतजामी तनाव फाइनल शोडाउन की जानब गामजन है। माइनस जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी ने नए बेंचेस की तश्कील कर दी है। 63A की तशरीह का नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तनकीदी खत लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट में कई माह से जारी सर्द जंग अब खोलकर सामने आ रही है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसले की फौरी नजरसानी चाहते हैं। नजरसानी फैसले से पहले फैसले पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता। आने वाला एक माह मुजव्वजा आईनी पैकेज के हवाले से अहम है। क्या मुल्क किसी आईनी ब्रेकडाउन की जानिब बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। कुछ अर्सा कबल ख्वाजा आसिफ ने आईनी ब्रेकडाउन के खदशे का इजहार किया था। खदशे की बुनियाद ये मफरूजा था कि 25 अक्टूबर के बाद अदलिया की जानिब से इलेक्शन 2024 कलअदम करार दिया जा सकता है। इस खदशे की गूंज में आईनी तरमीम का मामला सामने आया। शुरू में हुकूमत तरदीद करती रही, फिर अचानक अदालती ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों की तजावीज़ पेश की गई, मगर हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर्स नहीं थे। इस दौरान मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद तातुल का शिकार रहा। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का बयान आया कि हर सूरत फैसले पर अमल दरामद होगा। फिर फैसले की एक वजाहत जारी हुई। गुज़िश्ता रोज़ फिर तफसीली फैसला आ गया। हुकूमत के मुताबिक फैसले में इबहाम है जो नजरसानी अपील से ही दूर होगा। इलेक्शन कमीशन भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का सोच रहा है। जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी की कंपोजिशन भी बदल चुकी है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए काबिल कबूल नहीं। सूरत हाल दोबारा से ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने के बाद पैदा हुई थी। फर्क यह है कि इस बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हो गई है। तब सीनियर जज काजी फाइज ईसा खत लिखकर बेंचेस से अलग होकर जस्टिस बंदियाल के इक़दामात को खिलाफ आइन करार देते थे। आज वही काम जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं। तब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकसीम की वजूहात मुल्की सियासत से जुड़ी थी। आज भी तनाव की वजूहात सियासी हैं। आज पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तैनाती से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज हो गया है। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशंस का आगाज आज से शुरू करने की इजाजत दे दी है। पीटीआई ने चीफ जस्टिस पर एतराज हुए बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त की, मगर चीफ जस्टिस के इनकार पर पीटीआई वकील वॉकआउट कर गए। इदारों के अंदर और इदारों के दरमियान इस रस्साकशी का अंजाम क्या होगा? क्या सियासी बका की जंग खुदा न खास्ता किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन यानी कि आईनी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रही है? इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल अजहर कियानी साहब, माहिर कानून हाफिज एहसान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर कानूनदान अहमद ओवैस साहब। बिलाल साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का इशारा दिया था। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स दैट वे? बिकॉज जो इस वक्त क्राइसिस हम सारा देख रहे हैं, क्या सितंबर अक्टूबर की जानिब वो पहले से ही फोर्सी कर रहे थे ये सब कुछ होने वाला और हम वहाँ पहुँच चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस हवाले से कि ख्वाजा साहब ने यकीनन आई थिंक एक जो टेंशन सबको बज़ाहिर नज़र आ रही है और एक फ्रिक्शन जिसको हम अब इग्नोर करें या उसकी मौजूदगी को एक्सेप्ट ना करें तो आई थिंक इट वुड नॉट बी फेयर, वो तो एक है। मगर अभी भी हम सब आई थिंक मिल के अब काम कर रहे हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। आई थिंक ये जो सूरत हाल थोड़ी सी, चाहे वो रिज़र्व सीट्स का केस का मामला हो, चाहे दीगर मामलात हों, तो उसमें यकीनन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम सब मिल के नहीं चाहते थे इस नहज तक ये मामलात आएँ। मगर अभी यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है
जहाँ पे हम सबको आई थिंक सब आइनी इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। उसमें हुकूमत भी शामिल है, पार्लियामान शामिल है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकें और सेटल कर सकें। जी अब मगर मसला तो इस वक्त ये है कि जो बहस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फ़ैसला करती है और आप उसको नज़र-ए-सानी तक रोक देते हैं, ठीक है, आप रोक सकते हैं, लेकिन क्राइसिस तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा ना, वो इशू अपनी जगह पर रहेगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। और ऐसी टर्मोइल की सिचुएशन जब होगी तो क्या गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है? गवर्नमेंट जिस तरीके से चीज़ें करना चाहती है उस तरह कर सकेगी जब इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के बीच टकराव चल रहा हो? एक तो आदिल साहब देखिए, हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तवक्कुआत से ज़्यादा डिलीवर 6 महीने में किया है। मतलब कि अगर आप महंगाई की शरह देखें तो 23-24% पे थी जब हम आए, अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। IMF का प्रोग्राम की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी होगी, कल आने वाले कल के दिन हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह कि बोर्ड अप्रूवल भी IMF का आ जाएगा। ये तो जस्ट मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ, तो हुकूमत अपना काम जारी रखेगी। देखिए, जहाँ तक मामला है इन रिज़र्व सीट्स के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन का, इसकी ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इस तरह है कि देखिए, अब ये नंबर 1 हुकूमत तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का आइनी इदारा होते हुए उसका इस्तेहकाक भी और उसकी ज़िम्मेदारी है, मगर उसके अंदर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला है जो मैं भी समझता हूँ कि वो गलत है, और आइनी अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की हुई है, और जिस तरह आपने कहा वो पेंडिंग है। मगर साथ ही साथ आपने देखा है कि अब स्पीकर नेशनल असम्बली ने भी एक चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें हवाला दिया गया है इलेक्शंस एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट्स का और उसके ओवर राइडिंग और सुपरसीडिंग इफेक्ट का। नंबर 1 हम समझते हैं कि जो फैसला हुआ वो भी गलत है, और हम नहीं समझते, आपने देखा माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर 2 जजेस ने मेजॉरिटी ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर संगीन सवालात इस हद तक उठाए कि उन्होंने कहा कि जब तक आप आइन के 2-3 आर्टिकल सस्पेंड नहीं करते ये फैसला लीगल नहीं हो सकता। पर वो एक डिसेंटिंग नोट की कैटेगरी में फॉल करता है ना, उसको आप डिसीजन से कैसे जो है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो सवालात उठाए गए हैं, एक तो उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और उन्हीं सवालात की सिमिलर ही मेरे ख्याल से हमारा जो मौक़िफ़ है जो रिव्यू पिटिशंस में ज़ाहिर किया गया है वो भी इन्हीं सवालात को उठा रहा है। तो ये मामला तो फुली एंड फाइनली तभी सेटल होगा जब रिव्यू पिटिशंस एंटरटेन होगी। मगर इन एडिशन टू दिस अब ये स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा है कि अगर इस फैसले को दुरुस्त मान भी लें तो उसके बाद भी जो आइनी तरमीम या जो तरमीम इलेक्शंस एक्ट में हो गई है उसका एक सुपरसीडिंग और ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस जजमेंट के ऊपर, और इसीलिए उस इलेक्शंस एक्ट की एमेंडमेंट को लेते हुए ये सीटें अब PTI की नहीं हो सकती, या वो जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं रही। अहमद साहब ये बताइएगा कि ये पार्लियामान सॉवरन है, उसके दिफा के लिए जहाँ अक्सरियत की बुनियाद ऑब्वियसली कानून साजी करती है, अक्सरियत की बुनियाद पर वहाँ कानून साजी होती है, आप क्या चाहते हैं? पार्लियामान का ये इस्तेहकाक उससे वापस ले लिया जाए, जिस तरह अभी कियानी साहब भी ये कह रहे हैं कि अब जो एक फ़ैसला हुआ है, कोर्ट ने भी ठीक है एक फ़ैसला कर दिया, पार्लियामान ने भी अमेंडमेंट्स कर ली, एक्ट बन गए, चीज़ें हो गई, तो अब ये कैसे मसला हल होगा? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इम्प्लीमेंट कराना चाहेगी तो कैसे कराएगी? जिनसे कराना है वही तैयार नहीं या कन्विंस नहीं। जी, किससे बात कर रहे हैं जी? जी अहमद साहब आपसे बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, सॉरी। मैं अर्ज करूंगा आपसे कि देखिए, ये अभी जो डिस्कशन मैंने सुनी है, ये एक नुक्ता नज़र एक ऐसी हुकूमत का तो हो सकता है कि जो हेड बैंक है, जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि किसी सूरत उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करना जो उनको पसंद नहीं है। ये निज़ाम को अपसेट करने के लिए बिल्कुल अपसेट हो जाएगा, सिस्टम खराब, न सिर्फ खराब हो जाएगा बल्कि इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक देने के मुतरादिफ है। ये ट्राइकोटोमी के असूल के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बुनियाद में आया हुआ है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल है। अब जब आप ये अंदाज़ा अपना लें और आप कहें कि 2 जजेस ने भी ये कह दिया, तो 2 जजेस के फैसलों से जैसे कहलवाया गया या उन्होंने कहा दे हैव कमिटेड ग्रॉस मिसकंडक्ट, क्योंकि वो 8 जजेस के फैसले डिटेल जजमेंट के अंदर उनका जिक्र आया और उन्होंने उसके मुतालिक डिटेल से
उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, दैट ऑब्जर्वेशन इज सफिशिएंट कि इन दोनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मिसकंडक्ट का केस चलाया जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल आप देखिए, संगीन सूरत हाल जो पैदा हो गई है कि वो दो जजेस की बात को आज हमारे ये बैरिस्टर साहब भी ये यहाँ बात को किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि एज इफ के वो दो जजेस का फैसला जो है वो दुरुस्त है, 8 जजेस का फैसला जो है वो गलत है। सर लेकिन हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होना है एक ऐसे वक्त में जब कोर्ट्स फैसला करें, हुकूमत जो है वो ये समझे कि वो जजेस उनके ख़िलाफ़ हैं और जजेस फैसला करें, हुकूमत इम्प्लीमेंट ना करे और उसके बाद पार्लियामान की जो कानून साजी है उसको अदालतें ना माने। फिर जो 63A को रीराइट करने की बात की गई है वहाँ पे भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर को वो दूसरी साइड समझती है। फिर चैलेंज किया गया है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो उसकी लेटर एंड स्पिरिट में ना लें और कानून को खुद अपनी राय समझें। सो अब ये जो मैं बेसिकली आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपके नुक्ते नज़र को बिल्कुल कोई इमोशनल नहीं, कोई पार्टी से एफिलिएशन का यहाँ पे नहीं है। मैं समझ लीजिए कि मेरा ताल्लुक जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट लॉ के स्टूडेंट होने की हैसियत से कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और आइन जब कुछ कहता है तो उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड क्या होती है और उसके आइन की स्पिरिट क्या होती है, मैं उसको बुनियाद बनाकर आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। और इसमें ये भी ना समझ लीजिएगा कि कोई मेरी इंटेंशन कोई पॉइंट विलिंग या स्कोर विलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे बड़ा ये एक सेंसिटिव इशू है और इसकी सेंसिटिविटी का एहसास हम सबको करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए कि अगर आइन के जब एक अदालत जो आइन के तहत फंक्शन कर रही है उसकी मेजॉरिटी ने और बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने जजेस ने एक फैसला किया, अब वो फैसला आपको पसंद है या नहीं है, the judgment has to be implemented. Okay, judgment has to be implemented. अब मुझे तो यानी साहब वो कहते हैं अब आपने फैसला हो चुका है, अब आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, अब रास्ते आप चाहे कोई भी ढूंढ लें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो कहते हैं आप पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपनी सियासी बका के लिए, ये सर्वाइवल forget about सर्वाइवल ऑफ वन पार्टी और वन गवर्नमेंट, ये आइन है, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलना है इसमें। बिलाल अज़हर साहब, आप सर लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम बिलाल अज़हर साहब। एक मिसाल सुनिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है, बुश का और गौर का इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, प्रेसिडेंट का। गौर इलेक्शन जो है वो उनकी स्टेटमेंट ऑफ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे और जो जितना भी आया कि वो इलेक्शन जीता हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया बुश की हक में। गौर ने जो आउटराइटली जीता हुआ था उसने स्टेटमेंट दी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं। ये निजाम इस तरह चलते हैं, आपको जहां पे आप स्टेट के लिए सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बिलाल अज़हर कियानी साहब से अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है सर, लेकिन सर 2013 में भी ट्राइब्यूनल्स ने कुछ फैसले किए थे, लेकिन वहां पर आपकी पार्टी ने उस वक्त उनको जो है वो तस्लीम नहीं किया था। ये सर मैं तो बड़ी एक न्यूआंस्ड और एक लॉजिकल सी बात करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए दो बातें, अगर तो आइन के इतनी ही पैरोकारी है तो आगाज़ करें इस बात से कि 2022 के अंदर असद कैसर ने, इमरान खान ने, आरिफ अलवी ने, इन सब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके नेशनल असेंबली डिसॉल्व की थी। बात का आगाज़ करें यहाँ से। मैं आपसे इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे एक स्ट्रिक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि एक लीगल डिस्कशन करूँ। एक तरफ दो जजेस की माइनॉरिटी जजमेंट है, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि वो प्रिवेल करती है, मगर उसके अंदर सवालात उठाए गए हैं जो एड्रेस होने चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि आइन के ही मुताबिक हमारी एक रिव्यू पिटिशन वहाँ पे फाइल हुई है, रिव्यू पिटिशन भी सुन के सुप्रीम कोर्ट के मामला सेटल करेगा तो बेहतर रहेगा। तीसरी बात मैंने आपसे कानूनी की है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया है कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द इलेक्शंस एक्ट उसका एक लीगली
सुपरसीडिंग और ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है। अगर आप उस जजमेंट को सही तस्लीम कर भी लें, जो मैं हरगिज़ नहीं करता, एक जमात है जो ना कोर्ट में थी, उनसे पूछा गया कि क्या आप ये सीटें मांग रहे हैं, वो कहती है नहीं, और उसको सीटें दे दी गई। उसके अंदर दीगर प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक मेरे ख्याल से डिटेल ऑर्डर में भी एड्रेस नहीं हो, ये मेरी राय है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और वो रिव्यू पिटीशन के अंदर इन सवालों के जवाब देने चाहिए बेंच को। उसको अगर उससे नजर उसको भी साइड पे अगर हम कर लें तो बात ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके पास एक तरफ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मगर उसके बाद आज का आइन और कानून भी है जिसमें वो अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट शामिल है। अगर वो अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो क्या लीगल पोजीशन ये है कि वो उसने इन सब चीज़ों को देख के ही अपने फैसले करने और ये इलेक्शन कमीशन नहीं करने। और जो अहमद साहब ने बात की कि हुकूमत किसी चीज़ पे तुली हुई है, हुकूमत किसी चीज़ पे नहीं तुली हुई, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। अहमद साहब ये बात अच्छी तरह जानते हैं। सो बेसिकली आप इलेक्शन कमीशन से आप क्या चाहते हैं, आपकी हुकूमत क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक उसको बिल्कुल एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सामने रखते हुए और जो मौजूदा आइन और कानून है जिसका जिक्र कल आजम तारड़ साहब ने भी किया और स्पीकर साहब की चिट्ठी को भी सामने रखते हुए उनको ये फैसला करना चाहिए। मेरी राय में तो वो फैसला गलत है। मैं सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू पिटीशंस जल्द इंटरटेन होंगी और उस फैसले की दुरुस्तगी हो, मगर मैं आपसे एक अदरवाइज बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी सही हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के लिए ज़रूरी है, मगर एट द सेम टाइम अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही एक अमेंडमेंट उसको सुपरसीड कर दे और उसको इंफ्रैक्शियस कर दे, तो ये भी उसी आइन और कानून का हिस्सा है और उसको इन सब चीज़ों को देख के इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला करना। इसका मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन में जब तक नजरसानी वाला मसला हल नहीं होता, हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करेगी। लेट्स बी फेयर सर, हुकूमत का काम ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। हुकूमत ने क्या करना है इसमें? नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन आप इलेक्शन कमीशन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो इस वक्त फैसला इस पर अमल दरामद ना करे जो फैसला। नहीं, देखिए मैं इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्ट आइन और कानून ऐन मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से चले जाएं और कहें कि आपका एक फैसला तो आया हुआ है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मगर ये स्पीकर की कौमी असम्बली से चिट्ठी भी आई हुई है। मैंने आज भी खबर देखी कि वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आगे किस तरह वे फॉरवर्ड निकालें। पर लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पर जब तक नजरसानी नहीं होती उस वक्त तक अमल दरामद नहीं करेंगे। नहीं, इस लॉ मिनिस्टर ने तो नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने करना है ना जी, तो वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। व्हाट मैटर्स इज़ कि व्हाट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स, बट नेचुरली इन माई व्यू एज वेल वो सीट्स बिल्कुल बिलोंग नहीं करती पीटीआई को, जो जमात जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, और वो सारी खैर मैं उन मेरिट्स ऑफ द केस में जाना चाहता हूं। 63A पर भी बताइएगा मुझे कि ये हुकूमत की टाइमिंग और नीयत पर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। मसलन ये कहा जाता है कि 63A की नजरसानी की इस वजह से जल्दी है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। सर सबसे पहले ये जो आपका जुडिशियल स्ट्रक्चर है ये तब्दील हो जाएगा। सर सबसे पहले तो 63A का ये मसला होना ही सुप्रीम कोर्ट का एक इट्स रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड हैव नेवर हैपेंड। देखिए 63A बुनियादी तौर पे क्या कहती है? वो कहती है कि अगर एक इन केसेस के अंदर अगर आप अपनी जमात की हदायत के बरक्स वोट करेंगे तो आपके ऊपर डिफेक्शन आयद होगी और उसका एक तरीकाकार दिया गया है। कोर्ट ने उसके इजाफे में एक और पेनल्टी ये आयद कर दी जो आइन में कहीं भी नहीं दर्ज, ना इंटरप्रेट हो सकती है कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये तो एक इशू खड़ा होना ही इटसेल्फ एक इशू है। मेरे नज़दीक तो उसकी रिव्यू पिटीशन आज तक दुरुस्तगी इसकी हो जानी चाहिए थी, मगर अगर वो कोर्ट नहीं करता तो देखिए पार्लियामान के पास ये पूरा इस्तेकाक है कि वो उसकी दुरुस्तगी खुद करे, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे कानून बनाने की भी वाहिद बॉडी पार्लियामान है और कानून की रूह और स्पिरिट भी जो होती है वो उसकी इंटेंट भी पार्लियामान ही तयन करती है। उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मगर देखिए देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड रीराइटिंग। हियर इट इज ऑलमोस्ट लाइक एडिंग अ सबसेक्शन टू दैट आर्टिकल। ये अहमद साहब, ये जो बात हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद साहब जो बात कर रहे हैं बिलाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड रीराइटिंग अ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये तो बहरहाल हमें देखने में मिला ना माजी के फैसलों में कि कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किया गया अपने फैसलों में। योर टेक ऑन। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो गुफ्तगू माशाल्लाह इजहार ख्याल किया इन्होंने, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो उन्होंने 63A के हवाले से रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और इससे पहले इन्होंने ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द
लेजिस्लेशन की बात की, ये दोनों बातें जो हैं, इसको पहले जो ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं, ये बात जो है ये माशाल्लाह कानून के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, इनको इतनी बात तो बड़ी क्लियरली मालूम होनी चाहिए। और मैं भी वही थोड़ी सी वजाहत करूंगा। देखिए, ट्राइकोटोमी ऑफ अथॉरिटी है पाकिस्तान के आइन में, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है कि 3 सतून हैं, 3 पिलर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से और अपने अपने सफीर और इन्फ्लुएंस में आज़ाद हैं। और जुडिशरी को इनसे ज़्यादा अहमियत यह है कि वो इनमें बैलेंस क्रिएट करता है। कैसे करता है कि उसके पास पावर ऑफ रिव्यू है, कि रिव्यू की पावर ऐसे है कि उसने देखना है कोई लेजिस्लेशन हुई, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की शक्ल में है या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, वो कोई भी होगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, देखेगा ऑन दी टच स्टोन नंबर 1। लेकिन अहमद साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत आइन की पाबंद है। मैं अगर कंप्लीट कर लूं, इफ यू अलाउ मी टू, लेकिन मुझे कोई सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया है। जी, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात की है ना। नहीं, ये बात की है, लेकिन जो मैं अभी जो इनकी बात का देखिए, बात ये है कि मैं ये बात सिर्फ इतना इस हद तक मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर बात कर रहा हूं कि वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने की अख्तियार नहीं है इनके पास, पार्लियामेंट के पास। ये उसके दायरे अख्तियार से बाहर है। वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट में कर सकते हैं कि ये जजमेंट आ गई है, इस जजमेंट के पेश नजर हम आइंदा ये कानून बना रहे हैं और आइंदा ये ऐसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड होगी, सारी जुडिशरी बाउंड होगी उस नए कानून की। लेकिन वो रिट्रोस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए कोई नहीं कर सकते, वो गैर आईनी है। पॉइंट है, सूरत जो है। मैं जरा हाफिज एहसान साहब का भी रिस्पांस ले लूं। हाफिज साहब, मेन डिफरेंस, ठीक, हाफिज साहब ब्रीफ इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, फिर कियानी साहब से मैंने आदिल, एक तो ये है कि एक है आपकी एकेडमिक डिस्कशन और एक है आपकी ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, एकेडमिक डिस्कशन बिल्कुल ठीक है कि 3 रियासत के इदारे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है और उसके बाद आपकी जुडिशरी है, अपना अपना डोमेन के अंदर रहना चाहिए। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है। को जब रीराइट किया गया, एक एडिशनल पॉइंट ले, जब 63A को रीराइट किया गया तब भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर इफेक्ट मैं उस तरह आ रहा हूं ना, हुई है कि नहीं हुई? नहीं, देखे ना, मैं उसी अपने आर्गूमेंट की तरफ आ रहा हूँ। ये है वो जो एकेडमिक है, किताब, कॉन्स्टिट्यूशन या दुनिया का प्रिंसिपल है। अब जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई करने के अंदर पता चलेगा ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर जा रही है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के अंदर जा रही है। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव मेकिंग के अंदर जा रही है कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस के अंदर जा रही है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही है या एग्जीक्यूटिव डिफाइंस के अंदर जा रही है। अब पिछले जो 2022 से आया, हम कुछ फैसलों को ले लेते हैं। अब उसके अंदर पहला फैसला आया आर्टिकल 63A का। अब आर्टिकल 63A की एक प्लेन लैंग्वेज है कि अगर कोई शख्स इन 4 सिचुएशंस के अंदर, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर पार्टी हेड या पार्लियामेंट्री पार्टी को डेविएट करेगा उसकी इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके खिलाफ एक एक्शन किया जा सकता है। और डेविएशन उसी वक्त होगी कि जब वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट डाले। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक और जजमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। और उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट ने प्रेम्प्ट किया और आर्टिकल 186 के नीचे एक रेफरेंस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है वो फ्यूचरिस्टिक या एकेडमिक नहीं मानी जाती। उसके अंदर एक रेफरेंस ये आया कि जी आप हमें बताएं कि आर्टिकल 63A की एप्लीकेशन जो है वो किन सूरतों के अंदर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो यह है कि आपने कोई एक्शन किया है, आपने उससे करवाना है, या जो आर्टिकल 186 की जुरिस्डिक्शन है वो आया। उसके बाद एक और इशू आया, वो आया कि जब आपका अप्रैल वाला ये जजमेंट आए, कासिम सूरी वाला आया, सारी पीटीआई ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनक्रोच अपॉन किया है कि आर्टिकल 69 के होते हुए चूँकि इंटरनल प्रोसीडिंग्स को प्रोटेक्शन है, लिहाजा कासिम सूरी की जो रूलिंग है वो बिल्कुल ठीक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है। अब वो अगर उसके अंदर दे दिया जाए तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर नहीं थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन के अंदर गए। अब आ जाते हैं अगले तीसरे मामले की तरफ जो अभी वाला मामला आया है।
इस मामले के अंदर अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आर्टिकल 17 ही एक वाहिद आर्टिकल है, उसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं है, तो जब आर्टिकल 51 को, आर्टिकल 106 को और दूसरे सेक्शंस ऑफ लॉ को आप बाईपास करके सिर्फ एक पे ही रिलाई करते हैं, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिडंडेंट किया है, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्शंस करके आप कर रहे हैं। पहले गालिबन यही हवाला दे रहे थे बात का, जरा फिर योर टेक ऑन। अहमद उवैस साहब ने बात कर ली थी उसके बाद। जी नहीं, देखिए आदिल साहब, बात ये है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में सब बिलीव करते हैं, मगर देखिए जहाँ पे अगर आइन और कानून के अंदर जिस तरह अभी जो मिसाल, लास्ट मिसाल को आप ले लीजिए, उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल 17 है वहाँ पे आर्टिकल 51 और 106 है, और वो ये दो आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर उन दो जजेस ने भी लिखा कि इनको सस्पेंड किए बगैर ये जजमेंट लीगल नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो हम भी यही कहते हैं, और आज जस्टिस याया ने भी शायद जो डिसेंटिंग नोट लिखा है उसमें भी उन्होंने हवाला इस चीज़ का दिया है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग होगी वहाँ पे पार्लियामान अपने आप को असर्ट करेगी, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ उसका हक नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। देखिए लॉ मेकिंग का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास है, और उसकी इंटेंट का भी इजाज़ सिर्फ पार्लियामान करती है। तो इसीलिए अगर हमें 63 एज द क्लासिक एग्जाम्पल, 63A की इंटरप्रिटेशन जिस तरह हुई है वो गलत है, ना कभी इंटेंट थी इस आर्टिकल की ये, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके जब उसको रीराइट किया है, तो पार्लियामान के पास या किसी के पास भी दो लीगल टूल्स। अल्टरनेटिव में कोई फ्लोर क्रॉसिंग के लिए आप यकीन दहानी करवा सकते हैं कि क्या, कैसे रोकी जाएगी? देखिए ये तो फिर एक अलग डिस्कशन है, जो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो तो ही बदली जा सकती है। अभी उसके अंदर एक वायलेशन का इजहार किया गया है और उसकी एक पेनल्टी का इजहार किया गया है कि कोई भी शख्स अगर ये वायलेशंस करेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगा और वो डिसीड भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस जा सकता है। उस टाइम पे जब ये आर्टिकल बनाया गया तो उस टाइम के लॉ मेकर्स ने 2/3 अक्सरियत की हद तक दोनों हाउसेज में इत्तेफाक किया कि ये वायलेशन का इजहार किया जाए, ये पेनल्टी कर दी जाए। किसी को भी इन दो हाउसेज की 2/3 अक्सरियत के अलावा इख्तियार नहीं है कि वो उसको एक्सपैंड करे या उसको रिड्यूस करे। तो देखिए ये जो आपने बात की है ये आइंदा कभी डिस्कस हो सकती है, बट एट द मोमेंट अगर पार्लियामान समझती है कि जिस तरह वो आर्टिकल था उस तरह ही रहना चाहिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला करेगी जिस तरह का उसने किया, तो हमारे पास दो सूरत हाल होती हैं, या रिव्यू पिटिशन डालें और सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू पिटिशन के नतीजे में वो दुरुस्ती करे, और अगर वो नहीं करती तो फिर आइन के मुताबिक पार्लियामान को पूरा इख्तियार है कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ वो दुरुस्तगी खुद कर ले आइन के। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। अहमद साहब, नहीं एक सेकंड में उस पर आऊँगा, फिर उनकी तरफ चले जाएगा। ये जो अभी बात की ओवर राइडिंग वाला यहाँ पे मामला नहीं है, नहीं वो कुछ और मामला है। मैं अब वो इसको ये है कि 12 जुलाई की जो सुप्रीम कोर्ट का 8 मेंबर्स बेंच का मेजॉरिटी फैसला था वो इनकन्क्लूसिव था और बाइंडिंग नहीं था। अगर वो बाइंडिंग होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑप्शन न दिया जाता कि आप हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए आएँ। अब जब वो क्लैरिफिकेशन के लिए चले गए तो इसका मतलब ये है कि वो फैसला ऑटोमेटिकली जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट उसको लेके बैठ गई। अब उसके दौरान जो है पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन कर दी, और पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को आप रोक नहीं सकते। जब पार्लियामेंट ने उसको लेजिस्लेट किया तो सेक्शन 66 के अंदर, ये सेक्शन 104A के अंदर अमेंडमेंट आ गई। उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीगली इनफील्ड नहीं थी। अगर वो लीगली इनफील्ड होती तो बात निकल जाती कि शायद सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बाईपास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि जब उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर किया था फौरन डिटेल ऑर्डर्स करते, और उसके बाद जो है अगर रिव्यू आता सुनता, नहीं सुनते आप इंप्लीमेंटेशन पे चले जाते। आपने क्विकली आप मुझे बताइएगा जो जस्टिस मंसूर ने कल एतराज़ात उठाए उस पर क्या पोजीशन है आपकी? नहीं जो कल उठाए वो तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अगर पिछले 5-7 साल की आप हिस्ट्री देख लेना, यही जजेस जो हैं एक तरफ कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं हैं, यही जजेस कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो इंटरप्रिटेशन है, लॉ मेकिंग या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं है, यही जजेस कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, और जब अपनी तरफ बात आ जाती है तो फिर इसकी और इंटरप्रिटेशन आ जाती है। क्या पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस इस वक्त मौजूद है वो पिछले 5-6 साल
ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का इंटरनली उसके साथ क्या बिहेवियर रहा है, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे ना जी। तो क्या वही सिचुएशन बन रही है जो उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़माने में बनी हुई थी, वही सिचुएशन अब पाकिस्तान की? सिचुएशन तो आदिल, जब से इफ्तिखार चौधरी साहब की जुडिशरी नहीं आई है, आहिस्ता आहिस्ता चलती गई है, और उसका क्लाइमेक्स जो है वो आपको मिला है जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था। उस रेफरेंस की फर्स्ट जजमेंट जो आई थी, जो डिवीजन के अंदर आई थी, वो डिवीजन अब आपको क्लाइमेक्स की तरफ चली गई है। और अगर आप उसमें देखें कि अगर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, यही सारे लोग कहते थे कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, चीफ जस्टिस को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 10-5 से फैसला आया। अब अगर पिछले 3-4 मीटिंग्स देख लें और अगर आप बिल्कुल ही एक खड़े हो जाएं उस मामले के अंदर, अगर चीफ जस्टिस कहे कि जी 63A पे जाएं, आपने कहते हैं ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं आप जाएं इसके अंदर जो 12 जुलाई की जजमेंट पे व्यू पे है, आप कहते हैं छुट्टियों के बाद जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ये मतलब है कि आप जो है वहाँ के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर फिर ये है कि आप उस प्रोसेस को आगे जाने नहीं देते? ये है वो क्वेश्चन मार्क, और यही है वो कॉन्डक्ट जो आपको 12 जुलाई के जजमेंट के अंदर 2 जजेस ने जब डिटेल में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और 189 बाइंडिंग नहीं है, और आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये 2 जजेस जो हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अंदर जा रहे हैं। आदिल, ये पाकिस्तान की जुडिशरी की जो डिवीजन है, इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा डेंट डाला है, और हमें इसके ऊपर लम्हा फिक्रा करने चाहिए और इसको बेहतरी करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जजेस की बजाय जो है इंस्टीट्यूशन पे हमें जाना चाहिए। जी अहमद साहब वो कह रहे हैं लम्हा फिक्रिया है, इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट बहुत वाज़ेह है, कभी फैसले हक में आते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी कोर्ट अपनी सुप्रीमेसी की बात तो कभी पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात, एक अजीब सी कंफ्यूजन की हुई है। और रिस्टोरेशन ऑफ जजेस के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वाकई ये तो हुआ है कि सियासी फैसले किए गए। जी गो अहेड, दीजिएगा मुझे बात। जी गो अहेड अहमद साहब, गो अहेड, योर टेक ऑन। मैं कहूंगा, देखिए ये बार बार जिस बात को दोहरा रहे हैं, एक बात क्लियर है कि देखिए अगर ये बात इनकी मान ली जाए तो फिर पाकिस्तान में क्या आपको फ्यूचर नजर आता है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत बने, आज इनकी हुकूमत है, किसी की हुकूमत हो, वो सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास होती, चाहे एक वोट की हो, तो वो हुकूमत बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ के एक फैसला करे और वो उनको नामंजूर हो, और वो फौरन एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ, एक वोट के साथ उसको नलिफाई करें और कहें कि जी हमने तो ये एनेक्टमेंट कर दी है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है, आप इसको मानो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपीरियरिटी ऑफ द लॉ खत्म हो गई, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, नेकेड डेस्पोटिज्म जो है इज ए नेक्स्ट जो अंदाज होगा हुकूमत चलाने का पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर दें, आप जुडिशरी को रैप अप कर दें, और आपने उस पिलर को गिरा दिया। इसे इट अमाउंट्स टू सबवर्शन, इसलिए मैं कह रहा हूँ इट अमाउंट टू सबवर्शन, और आज नहीं तो कल, क्योंकि इसलिए कि कल को आने वाली कोई हुकूमत जब होगी तो ये तमाम लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं कोई लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लॉ एक्सपर्ट तो मेरे साथ आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमिशन की पोजीशन देख के भी तो ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिशन को भी जी अहमद साहब कंप्लीट कर ले, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी अहमद साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। जी आप कर ले बात। एक बड़ा वाकया हुआ था 97 में, जब सुप्रीम कोर्ट पे इन्हीं हालात में स्टॉर्म किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस को भाग के अपनी जानें बचानी पड़ी थी और कोर्ट रूम तोड़ दिए गए थे। ये बिल्कुल वही रिपीट होने लगा है मेलोड्रामा, और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल से आज हम गुजर रहे हैं। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप कल देख लीजिएगा। ये इनकी इंटेंशन जो है, मैं क्योंकि कमिटमेंट है क्यानी साहब की, इसके बाद आपकी तरफ आ जाता हूँ। जी क्यानी साहब। जी देखिए, बात ये है कि अब जहाँ तक ओवर राइडिंग इफेक्ट में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। स्पीकर साहब ने जब ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात की है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्प्रूडेंस का हवाला दे के ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात की। ये कोई बदमाशी या कोई इस तरह की बात नहीं है। देखिए, कुछ मामलात के अंदर लेजिस्लेशन, पार्लियामान के पास ये हक है कि कुछ मामलात के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ भी लेजिस्लेशन आती है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि इस अमेंडमेंट से पहले भी हम समझते हैं कि यह फैसला गलत है। मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक भी ये सीटें पीटीआई की नहीं बनती, ये हमारा एक मौक़िफ़ है। मगर इन एडिशन टू दिस, इस अमेंडमेंट के बाद वो ये कह रहे हैं स्पीकर साहब कि आप अगर इस जजमेंट को मान भी लें
तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी माजी की जो रिस्प्रूडेंस को देखते हुए इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो इलेक्शन कमीशन ने इन सब चीज़ों को देखना है। जहाँ तक बात है, देखिए अहमद साहब ने ये बात की ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच फैसला कर ले, देखिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकद्दम है वहाँ पे पार्लियामेंट की विल भी उतनी ही है, अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी मुकद्दम है। आप ये कहें कि एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, देखिए सिंपल मेजॉरिटी हालत ये कर दी गई है कि ऐसा लगता है उसको भी रैप कर दिया जाए। इतना कहना चाहूंगा, इतना ये कहना चाहूंगा कि आपको ये कह देना ना कि एक सिंपल मेजॉरिटी, आपने सुप्रीम कोर्ट के अगर 8 जजेस हैं तो सिंपल मेजॉरिटी का भी मतलब आमतौर पर ये होता है कि एक हाउस के अंदर बैठे हुए कोई 80, 100, 120 मेंबर्स ने एक हाउस से पास किया होता है। सेनेट के अंदर भी कोई 90 के हाउस के अंदर कोई 30, 40, 50 लोगों ने पास किया होता है। तो उसको इतना लाइट ना लें, आप इस तरह की बातें करके खुद पार्लियामेंट का वजन कम करते हैं। और अगर बात करनी और आज किसी ने मॉरल हाई हॉर्स पे चढ़ना है तो मैं फिर से दोहराऊंगा, कासिम रसूरी की रूलिंग को आप कंडेम करें। काजी फाइसीसा के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो विक्टिमाइजेशन पर मबनी था, उनकी फैमिली की जो विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने की, उसको आज कंडेम करें, फिर ये वाली बात करें। अच्छा आदिल, एक तो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बावजूद इस चीज़ के ऐसे फैसले आए हैं जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले नहीं कहे जा सकते, आज तक किसी फैसले को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने नलिफाई नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। अब भी जो आपके सामने एक आया है, अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट के अंदर जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनकन्क्लूसिव था। अब भी ये है कि फैसला ना हमने टॉक शोज़ के अंदर करना है, ना हमने चौक चौराहे के अंदर करना है। इलेक्शन कमीशन इन दोनों चीज़ों को इसी 13 रुकनी मेंबर्स बेंच के सामने ले जाए और वहाँ पे जाके कहे कि सर एक हमारी ग्राउंड्स है कि आर्टिकल 51 के अंदर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या डबल डिक्लेरेशन के अंदर आप नहीं जा सकते, उन क्लैरिफिकेशंस का या हमारे रिव्यू का जवाब दे दें। और दूसरा ये फैसला कर दें कि जी क्या ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है ये प्रोस्पेक्टिव आएगा, ये ट्रांसपेक्टिव आएगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मेरा ख्याल है कि हम जुरिस्डिक्शन के अंदर जाके, ये इस डिस्कशन के अंदर जाके इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना जो है वो मुनासिब नहीं है। फैसला फिर भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज हसन अहमद साहब, बिलाल अजहर की अहमद उवैस साहब मौजूद थे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।